हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इस तरह के इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे पीकू पीकू टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन इनेबल कर दें। हस्तिनापुर गांव में मंगरू नाम का एक आदमी रहता था। गांव में उसका एक छोटा सा घर हुआ करता था। घर में उसकी एक छोटी बहन और उसकी पत्नी रहती थी। छोटी बहन का नाम रीता और उसकी पत्नी का नाम सुलोचना था। एक दिन मंगरू जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता है। मंगरू की बहन रीता और उसकी पत्नी सुलोचना दोनों एक साथ घर में रहती हैं। वह दोनों अपने अपने कपड़े लेकर गांव के तालाब में नहाने के लिए जाती हैं। कुछ देर बाद दोनों तालाब के पास पहुंच जाती हैं। सुलोचना अपने कपड़े तालाब के किनारे रखकर जल्दी से तालाब में नहाने के लिए चली जाती है। रीता अपने भाभी से बहुत प्यार करती है, इसलिए रीता अपने कपड़ों से सुलोचना के कपड़े ढक देती है ताकि सुलोचना के कपड़ों में गंदा न लगे। रीता भी नहाने के लिए जल्दी से तालाब में चली जाती है। सुलोचना का कपड़े ढकते हुए एक पेड़ पर कौवा बैठा हुआ देख रहा था। वह कौवा कपड़े के पास आता है और सुलोचना के कपड़े में लैट्रिन करके चला जाता है। कुछ देर बाद जब सुलोचना नहाकर तालाब से बाहर आती है और उसकी नज़र कपड़े पर पड़ती है तो उसका कपड़ा गंदा पड़ा हुआ था। गंदा पड़ा हुआ कपड़ा देखकर सुलोचना काफी गुस्से में हो जाती है और नाराज होकर वह घर की तरफ चली जाती है। घर जाकर वह अपने रूम में बिस्तर पर जाकर वैसे ही सो जाती है। रीता भी जब नहाकर बाहर आती है तो देखती है कि उसकी भाभी का कपड़ा गंदा पड़ा हुआ था। वह अपना कपड़ा पहनती है और अपने भाभी का कपड़ा लेकर घर चली आती है। जब रीता घर आकर देखती है तो सुलोचना अपने बिस्तर में भीगे हुए वस्त्र पहने हुए सोई पड़ी हुई रहती है। रीता अपने भाभी से कहती है, भाभी उठो, कपड़ा दूसरा पहन लो, मैंने आपका कपड़ा गंदा नहीं किया है। लेकिन सुलोचना टस से मस नहीं हुई और गुस्से के कारण वैसे ही बिस्तर पर सोई पड़ी थी। कुछ देर बाद मंगरू जब लकड़ी काट कर जंगल से घर आता है तो घर आकर देखता है सुलोचना भीगे हुए वस्त्र पहनकर अपने बिस्तर में सोई पड़ी थी। यह देखकर मंगरू अपने पत्नी से पूछता है, अरे भाग्यवान, तुम भीगे हुए वस्त्र पहनकर क्यों सोई हो? जाओ उठो, कपड़े पहनो और खाना लेकर आओ। मंगरू की आवाज सुनकर सुलोचना कहती है, सुनिए जी, मैं तालाब नहाने के लिए गई थी। आपकी बहन ने मेरी मनपसंद साड़ी को गंदा कर दी। अब मैं उस साड़ी को नहीं पहनूंगी और ना ही बिस्तर से मैं उठूंगी और ना ही मैं खाना खाऊंगी। मंगरू कहता है, अरे भाग्यवान, अब उठो भी, ऐसा हट क्या करना, चलो कपड़े बदलो और खाना खा लो। सुलोचना और गुस्से से लाल हो गई। वह मंगरू से कहती है, सुनिए जी, आप अपनी बहन को मारकर उसके खून से मेरी साड़ी रंग कर लाएंगे, तब मैं उठूंगी और खाना पीना खाऊंगी। सुलोचना की यह बात सुनकर मंगरू एकदम सहम सा जाता है, मानो जैसे उसकी सांसें रुक गई हों। कुछ देर के बाद मंगरू कहता है, अच्छा ठीक है, मैं अपनी बहन को मारकर उसके खून से साड़ी तुम्हारी रंग कर लाऊंगा, तब उठोगी ना? सुलोचना मंगरू की यह बात सुनकर एकदम खुश हो जाती है और खिलखिलाकर हंसने लगती है। हाँ जी, हाँ, मैं उठ जाऊंगी। मंगरू परेशान सा होकर घर से बाहर आता है और पेड़ के नीचे बैठकर विचार करने लगता है। कुछ समय सोचने के बाद उसके दिमाग में एक विचार आता है। रीता खेत में काम करके जब शाम को घर वापस आती है तो मंगरू रीता से कहता है, बहन तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। रीता तैयार होकर घर के बाहर आती है और मंगरू उसको लेकर नानी के घर चला जाता है। मंगरू रीता को नानी के घर छोड़ देता है और खुद वापस घर लौटकर आने लगता है। रीता को खून से साड़ी रंगने वाली बात पता नहीं था तो रीता मंगरू से पूछती है, भैया हमें नानी के घर छोड़कर आप कहाँ जा रहे हैं? मंगरू रीता से कहता है, बहन अभी तुम यहीं रहो, क्योंकि तुम्हारे भाभी का गुस्सा अभी 7वें आसमान तक है। जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब मैं तुम्हें लिवाने के लिए फिर आ जाऊंगा। मंगरू इतना कहकर घर के लिए रवाना हो जाता है। मंगरू को घर आते आते रास्ते में रात हो जाती है। घर से कुछ ही दूर पर एक जंगल पड़ता है। मंगरू जंगल में पहुंचने के बाद कुछ चिड़ियों को पकड़कर उसको मारता है और उसके खून से साड़ी को रंग कर घर चला आता है। घर पहुंचने के बाद मंगरू चिड़ियों के खून से रंगी हुई साड़ी अपनी पत्नी को देता है। खून से
से रंगी हुई साड़ी को देखकर मंगरू की पत्नी बहुत खुश हो जाती है। वह खुश होकर नहाने चली जाती है। नहाने के बाद जब वह साड़ी पहनने लगती है तो मंगरू की पत्नी उसमें देखती है साड़ी में चिड़िया का पंख लगा हुआ होता है। वह समझ जाती है कि यह चिड़िया की खून से रंगी हुई साड़ी है और वह नाराज होकर फिर से बिस्तर में सो जाती है। मंगरू यह देखकर फिर से चिंतित हो जाता है और सुलोचना से पूछता है, अरे भाग्यवान, अब क्या हुआ? अब क्यों फिर से सो गई हो? इतना सुनकर सुलोचना फिर से कहती है, आप हमको बेवकूफ न बनाए। जब तक आप अपनी बहन को मारकर उसके खून से साड़ी रंग कर नहीं लाते तब तक मैं अपने बिस्तर से नहीं उठूंगी। मंगरू अब और परेशान हो गया। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वह घर के बाहर जाकर कुछ समय तक बैठकर सोचता रहा और उसके दिमाग में कुछ विचार आया और वह अपनी बहन को लाने के लिए अपने नानी के घर चला गया। मंगरू अपने नानी के घर पहुंचने के बाद रीता से कहता है, बहना, अब तुम्हारे भाभी का गुस्सा ठंडा हो गया है, अब तुम घर चल सकती हो। शाम होते ही मंगरू अपनी बहन रीता को लेकर घर के लिए रवाना हो जाता है। घर आते आते दोनों को रास्ते में रात हो जाती है। मंगरू के घर से पास का जो जंगल होता है उसी जंगल में मंगरू और उसकी बहन पहुंचते हैं। मंगरू बहाना बनाते हुए अपनी बहन रीता से कहता है, बहन, पैदल चलते चलते मैं थक गया हूँ। अब यहाँ से घर कुछ ही दूर पर है तो हम दोनों इसी जंगल में थोड़ा आराम कर लेते हैं, तब फिर चलते हैं। रीता अपने भाई की बातों पर विश्वास कर लेती है और उसी जंगल में एक पेड़ के नीचे दोनों आराम करने लगते हैं। मंगरू अपनी बहन रीता का सिर अपने पैर पर रखकर सिर दबाने लगता है। रीता को कुछ ही देर के बाद नींद लग जाती है और मंगरू मौका देखते ही अपने जेब से एक चाकू निकालता है और रीता का गर्दन काट देता है। मासूम रीता वहीं तड़प तड़प के दम तोड़ देती है। रीता के खून से मंगरू अपनी पत्नी की साड़ी को रंगता है। रीता का गाढ़ा खून साड़ी का शोभा बढ़ा दिया, मानो जैसे 4 चांद लग गए हों। ईश्वर ने इसे खुद अपने हाथों से बनाया हो। बेचारी मासूम रीता की लाश सिर धड़ से अलग पड़ी हुई जंगल में सोई हुई थी। खूनी दरिंदा मंगरू जो अपनी पत्नी को खुश करने के लिए अपनी फूल सी प्यारी बहन को मौत के घाट उतार देता है। वह जंगल में साड़ी सुखाने में लगा हुआ होता है। मंगरू साड़ी सुखाने के बाद एक थैले में साड़ी को रखता है और रीता की लाश को झाड़ियों में फेंककर घर चला जाता है। जब सुबह होती है तो मंगरू रीता के खून से रंगी हुई साड़ी को अपनी पत्नी सुलोचना के पास ले जाता है। रीता के खून से रंगी हुई साड़ी को देखकर मंगरू की पत्नी सुलोचना बेहद खुश होती है। वह तुरंत उठकर जाकर बाथरूम में नहाती है और नहाने के बाद उस साड़ी को पहनती है, फिर खुद और मंगरू को खाना बनाकर देती है। कुछ दिन बीतने के बाद रीता की आत्मा उसी पेड़ में समा जाती है जिस पेड़ के नीचे उसकी मौत हुई थी। ऐसे ही कुछ महीने बीतने के बाद रीता के ससुराल में उसकी सास की मृत्यु हो जाती है। अब उसके ससुराल में खाना बनाने की दिक्कत होने लगती है। इसके वजह से रीता की विदाई करने के लिए उसका जेठ रीता के घर आने लगता है। रीता का जेठ रास्ते में आते आते थक जाता है। थक कर उसी जंगल में उस पेड़ के नीचे बैठने लगता है। तभी उस पेड़ से कुछ आवाजें आने लगती हैं और रीता का जेठ डर जाता है। रीता की आत्मा उस पेड़ से अपना दर्द बयां करने लगती है। जेठ जी, डाल मत छुइए, पत्ता मत छुइए, इस देश का ऐसा चाल, बहन मार कर रंगते साड़ी, भौजी करती पापिन श्रृंगार। रीता का जेठ उस आवाज को सुनकर डर जाता है और तेजी से गांव की तरफ भागने लगता है। गांव जाकर यह बातें सभी गांव वालों को बताता है। यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। गांव में शोरगुल सुनकर मंगरू भी घर से बाहर निकलता है। घर के बाहर रीता का जेठ खड़ा रहता है। वह विदाई करने के लिए कहने लगता है। मंगरू रीता का विदाई करने के लिए इनकार कर देता है। रीता का जेठ वापस घर चला जाता है। दूसरे दिन रीता का ससुर विदाई करने के लिए आता है। रास्ते में आते आते उसी पेड़ के नीचे वह भी बैठने लगता है। तभी उस पेड़ से फिर से आवाजें आने लगती हैं। रीता की आत्मा अपना दर्द फिर से बयां करने लगती हैं। ससुर जी, डाल मत छुइए, पत्ती मत छुइए, इस देश का ऐसा चाल, बहन मारकर रंगते साड़ी, भौजी करती पापिन श्रृंगार। रीता का ससुर आवाज सुनकर काफी डर जाता है। वह डर के मारी गांव की तरफ भागने लगता है। बेचारी रीता की आत्मा वो अपना दर्द बयां करती है, लेकिन उसकी बात कोई समझ नहीं पाता। सभी गांव वाले इस घटना को सुनकर काफी डर जाते हैं। रीता का ससुर विदाई के लिए मंगरू से कहता है। मंगरू बहाना बनाते हुए विदाई करने के लिए फिर से इनकार कर देता है।
और रीता के ससुर से कहता है लड़की अभी नानी के घर गई है, अभी विदाई नहीं होगा। यह बात सुनकर रीता का ससुर फिर से वापस अपने घर लौट जाता है और सारी घटनाएं रीता के पति से बताने लगता है। रीता का पति काफी आग बबूला हो जाता है और विदाई करने के लिए उसी दिन रीता के घर जाने लगता है। रीता का पति रास्ते में आते आते थक जाता है और उसी पेड़ के नीचे बैठने लगता है। तभी उस पेड़ से रीता की आत्मा अपना दर्द बयां करने लगती है। दर्द बयां करते करते बिलख बिलख कर रोने लगती है। उस पेड़ से एक महिला की रोती हुई आवाज सुनकर रीता का पति थोड़ा सा घबराया और गांव की तरफ बढ़ गया। रास्ते में वह सोचते सोचते रीता के घर पहुंचा। बेचारी रीता की आत्मा, वह अपना दर्द बयां करती रही, लेकिन रीता का दर्द कोई समझ न पाया। जब रीता का पति मंगरू से विदाई करने के लिए कहता है तो मंगरू विदाई करने के लिए इनकार कर देता है और बहाने बनाता है कि रीता अभी नानी के घर गई है। मंगरू विदाई करने से बार बार इनकार कर देता है। यह बात रीता के पति को हजम नहीं हुई। ऊपर से उस पेड़ से एक महिला की दर्द भरी आवाज, यह सब बातें रीता के पति के दिमाग में चल रहा था। दिमाग में सोचते सोचते उसको कुछ समझ में आने लगा था। विदाई के लिए इनकार करना और उस पेड़ से आवाजें आना, अब यह बात रीता के पति को समझ में आ गई थी। वह समझ गया था कि इस संसार में रीता अब जीवित नहीं है। रीता का पति गुस्सा होकर गाँव वालों के साथ उस पेड़ को काट कर एक बैलगाड़ी पर लादता है और उसको अपने घर लेकर चला जाता है और उस पेड़ को अपने घर के आंगन में रखवा देता है। एक सप्ताह बीतने के बाद रीता के ससुराल वाले भूख से मरने लगे थे, क्योंकि रीता के ससुराल में खाना बनाने वाला कोई नहीं था। यह सब रीता की आत्मा को देखा नहीं गया। एक दिन रात को 12 बजे रीता की आत्मा उस खोखले पेड़ से निकलती है और घर के कुएं पर रीता की आत्मा नहाती है। नहाने के बाद रीता की आत्मा रसोई घर में जाती है और अच्छे अच्छे खाना बनाकर आंगन में रखे खोखले पेड़ में समा जाती है। सुबह होते ही सभी लोग रसोई घर में बना हुआ खाना देखकर काफी खुश होते हैं और सभी लोग नहा धोकर भोजन करते हैं। खाना खाकर सभी लोग भगवान से दुआ करते हैं, ऐ ईश्वर, यह भोजन जो कोई भी बनाया है बहुत ही लाजवाब बनाया है। ईश्वर आप उसे हमेशा खुश रखें। रीता की आत्मा उस पेड़ में यह सब बातें सुनकर काफी खुश होती है। इसी तरह हर रात रीता की आत्मा भोजन बनाती और उस पेड़ में चली जाती। इसी तरह कुछ दिन हंसी खुशी बीत गए। वे लोग काफी खुश रहने लगे। एक दिन रात में रीता की आत्मा भोजन बनाकर पेड़ में जा रही होती है। तभी उसके जेठ की नींद खुल जाती है और पीछे से रीता का हाथ पकड़ लेता है। रीता की आत्मा बहुत ही गुस्से में हो जाती है और अपना हाथ छुड़ाते हुए उस पेड़ में समा जाती है और कई दिनों तक उस पेड़ से नहीं निकलती। वे सभी लोग भूख से मरने लगे। रीता को यह सब देखकर रहा नहीं गया और फिर से वह भोजन बनाने के लिए रात में निकली। रीता की आत्मा रात में निकलती, भोजन बनाती और उस पेड़ में समा जाती। इसी तरह कुछ दिन चलता रहा। एक दिन रीता का पति यह सब सोचता रहा, आखिर कौन है जो खाना बनाता है और चला जाता है। शाम होती है और सभी लोग सो जाते हैं। रीता का पति सोने का नाटक करता है। जैसे ही रात को 12 बजते हैं वैसे ही रीता की आत्मा उस पेड़ से निकलती है और कुएं पर जाकर स्नान करती है। स्नान करने के बाद वह रसोई घर में खाना बनाने चली जाती है। यह सब नज़ारा रीता का पति चारपाई पर लेटे हुए देख रहा था। जब रीता की आत्मा खाना बनाकर रसोई घर से आंगन में जाने लगी, तभी पीछे से रीता का पति उसका हाथ पकड़ लेता है। रीता अपना हाथ छुड़ाने लगती है, लेकिन वह छुड़ा नहीं पाती। रीता का पति महेश रीता को काफी कसकर पकड़ रखा था, जिसकी वजह से रीता अपना हाथ नहीं छुड़ा पाती। महेश रीता से कहता है, तुम हम लोगों के लिए खाना बनाकर चली जाती हो, लेकिन तुम खाती नहीं हो। आज तुम खाए बिना नहीं जा सकती। रीता की आत्मा खाना खाने से इनकार करती है। महेश रीता की एक भी नहीं सुनता और रीता को जबरदस्ती रसोई घर में लेकर जाता है और अपने हाथों से रीता को खाना खिलाने लगता है। भोजन रीता के मुंह में डालते ही देखते रीता जीवित हो जाती है और सभी लोगों के सामने एक खूबसूरत कन्या के रूप में खड़ी हो जाती है। सुबह होते ही
गांव वाले महेश के घर भीड़ जमा करने लगते हैं। रीता अपनी आप बीती पूरे गांव वालों को सुनाती है। रीता की आप बीती सुनकर सभी गांव वाले हैरान रह जाते हैं और महेश पूरे गांव वालों के सामने रीता का हाथ अपने हाथ में पकड़ता है और पूरे समाज के सामने उसे अपना लेता है। रीता और महेश दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं और रीता के भैया और भाभी को फांसी की सजा हो जाती है। इस तरह बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। तो दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे पीकू पीकू टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सभी को फिर से एक नया वीडियो देखने को मिले।